हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज के एपिसोड हम क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आखिर ये नेशनलिज्म होता क्या, ये तो आप सबके दिमाग में आ ही रहा होगा, राइट? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प लूंगा। जैसे कि हम सब इंडियंस अपने इंडिया और बाकी इंडियन से बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक है एंड हम सब में एक होने की भावना कूट कूट के भरी हुई। उसके कुछ रीजन है। हम सब में कुछ कॉमन चीजें जिसे कलेक्टिव बिलोंगिंग भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग सेम है, हमारा नेशनल एंथम सेम है, हमारा नेशनल सॉन्ग सेम है। इतनी सारी सिमिलैरिटीज, इसके चलते ही हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना कूट कूट के भरी हुई है। आई गेस अब तक तो आप लोग नेशनलिज्म या फिर बोले तो राष्ट्रवाद का मतलब समझ चुके होंगे। तो इसी की भावना की बहुत ही कमी थी यूरोप के अंदर। यूरोप क्यों, या फिर पुराने जमाने में बाकी देशों में भी क्यों? क्योंकि वहां पर राजाओं का रूल होता था। कभी कोई राज करता है, कभी कोई राज करता है। टेरिटरीज एक्सचेंज होती रहती थी। इसके चलते जो आम लोग थे ना, वो समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी सारी इंस्टेबिलिटीज थी, वो समझ नहीं पाते कि कौन से देश से बिलोंग करते हैं या फिर कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं। इसी के चलते यूरोप में मतलब कि साल 1848 में एक इंसान था जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट था। उसका नाम था फ्रेडरिक सोर्यू। उसने अपने 4 प्रिंट्स निकाले थे जिसमें उसने नेशनलिज्म की इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की थी। ये आप इस ड्राइंग में देख सकते हो कि बहुत सारे लोग अलग अलग ड्रेसेस पहन के, कुछ लोगों के हाथ में फ्लैग्स है, वो सब कहीं जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि वो यूटोपियन विजन यानी कि अपनी थिंकिंग या फिर बोलते इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव वर्ल्ड्स में कुछ सोच रहा है। उसके हिसाब से दुनिया में जितने भी देश है ना, उन सब के लोगों के लिए एक सिविल कोड होना चाहिए जो कि पर्टिकुलर सब लोगों की सेम ड्रेस होगी, और वो सब डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और रिपब्लिक होने चाहिए दुनिया के सारे देश। ये थी उसकी थिंकिंग और यही थी आपके चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन चैप्टर के साथ में। फर्स्ट पार्ट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, ये तो आपको ताजा ताजा याद ही होगा क्योंकि आपके एग्जाम दे के आए हो। तो फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा चैप्टर नंबर 1 था क्लास 9th का। अगर नहीं याद है, थोड़ा बहुत मैं वापस रिफ्रेश कर देता हूँ। साल 1789 से जो भी इवेंट्स चलते आ रहे थे उन्हें हम कलेक्टिवली फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से फ्रेंच के जो लोग थे ना, उन सब के मन में सिटीजन होने की भावना जगी। उन लोगों ने कहा कि हम अपने फादरलैंड यानी कि फ्रांस के लिए मर मिटने को तैयार है। ताकि उन लोगों ने ऐसा किया कि मोनार्कियल रूल को खत्म कर दिया एंड साथ ही डेमोक्रेटिक रूल को लेके आए थे। अब जब डेमोक्रेटिक रूल आ चुका है तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन की भी जरूरत थी। कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर उन्होंने शपथ यानी कि ओथ्स ली। अपने जो शहीद लोग हुए उनको श्रद्धांजलि यानी कि कोमेमोरेट किया था। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, इन सबको चूज किया एंड फ्रेंच को उनकी नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया था। देखो इतना कुछ, वो लोग इतना खुश थे। लेकिन आया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। उसकी एंट्री हुई, उसने मोनार्कियल रूल को वापस इंट्रोड्यूस किया, साथ ही उसने अपने जो था ना डेमोक्रेसी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसने कुछ बुरे काम किए तो कुछ अच्छे काम भी किए थे। इसने फ्रेंच एम्पायर को बहुत ही फैला दिया था, बहुत अलग अलग देशों तक, जैसे कि आपके स्विट्जरलैंड, थोड़े पार्ट्स ऑफ इटली एंड हॉलैंड। जहां कहीं भी जाता ये अपनी ये जो नेशनलिज्म की भावना थी ना, इसको अपने साथ लेके जाता। एंड साथ ही इसने फ्यूडल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर बोल तो अबॉलिश कर दिया। साथ ही जितने भी मैनोरियल यूज थे ना, उनको भी माफ कर दिया था। एंड इसके साथ साथ इसने 1804 का एक सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड भी लागू किया था, जिसके हिसाब से जितने भी बर्थ से प्रिविलेजेस मिलते थे ना नोबल्स को और क्लर्जीज को, वो सब अबॉलिश हो चुके थे। साथ ही सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो भी राइट टू प्रॉपर्टी ना, वो लागू होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कोई भी गरीब हो या फिर अमीर हो, अगर वो जस्टिस चाहता है तो उसको जस्टिस मिलेगा, उसको न्याय जरूर मिलेगा। यही कुछ रीजंस थे कि जहाँ कहीं भी वो लोग जाते हैं, जैसे कि हॉलैंड गए या फिर स्विट्जरलैंड गए, वहां पर लोग उनकी बहुत ही स्वागत करते थे, बल्कि कहते थे कि आप तो आजादी के प्रतीक हो। पर जहां कहीं भी फ्रेंच की आर्मी जाती ना, तो उन आर्मी के बारे में कुछ कहा गया कि टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ। एंड साथ ही इन्होंने कहा कि इन पे सेंसरशिप की बातें भी की गई थी, ताकि वो जो फ्रेंच आर्मी ना, वो पूरी तरह से यूरोप पे राज कर सके। एंड नाउ पार्ट नंबर 2, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें हमें बताया गया है कि जो कंट्रीज थी ना, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, ये सब 3 डिफरेंट किंगडम्स हुआ करते थे एक जमाने में। साथ ही सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो रूल था राजा का, उसे हम ऑटोक्रेटिक रूल भी कह सकते। दैट मीन्स राजा अपनी मर्जी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता था बिना किसी रोक टोक के, एंड टैक्सेस भी बढ़ते रहते होंगे। एंड टॉकिंग अबाउट द पीपल, वो बहुत ही डिफरेंट थे। दैट मीन्स बहुत ही डाइवर्स थे। ना तो सेम लैंग्वेज बोलते थे, ना इनका कल्चर सेम था, ना ही कस्टम सेम था। साथ ही डिफरेंट एथनिक ग्रुप से भी बिलोंग करते थे। इनकी डिसिमिलैरिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स है, उन्हें आप रीड आउट कर सकते हो।
इन्हें रीड करने के बाद आप समझ चुके होंगे कि क्या कि इनमें पॉलिटिकल यूनिटी तो थी ही नहीं, बल्कि नेशनलिज्म तो दूर दूर तक था। अब चलो हम बात करते दी अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस के बारे में। पूरे दैट मीन्स पूरे यूरोप पे अरिस्टोक्रेट्स बहुत ही डोमिनेंट क्लास हुआ करते थे, भले ही वो माइनॉरिटी थी, क्यों, उनकी नंबर्स बहुत ही कम थे, लेकिन तो भी उन्हें बहुत ही इज्जत दी जाती थी। साथ ही अगर कोई भी बड़े काम होते वो फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेफर करती थी। इससे हमें पता चलता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी ना, वो बहुत ही हायर स्टैंडर्ड लेवल की लैंग्वेज हुआ करती थी। ये लोग तो थे माइनॉरिटी ग्रुप, लेकिन जो मेजॉरिटी ग्रुप थे वो थे पीजेंट्स, यानी कि खेती बाड़ी करने वाले किसान लोग। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। जैसे आपको पता होगा कि 18th सेंचुरी के आसपास इंग्लैंड में ये शुरू हुआ था, लेकिन बाकी के यूरोप में आने में थोड़ा सा टाइम लगा था, जो कि 19th सेंचुरी के आसपास फ्रांस एंड जर्मनी के आसपास पहुंच चुका होगा। इसके चलते न्यू ग्रुप्स बने, जिन्हें हम बोल सकते हैं दी वर्किंग क्लास या फिर न्यू मिडिल क्लास। इनके अंदर वर्कर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट ये लोग बिलोंग करते थे। इनका भी सेम था अरिस्टोक्रेट्स की तरह, यानी ये भी थोड़े बहुत मेजॉरिटी नहीं बल्कि माइनॉरिटी ग्रुप्स में आते थे। जितने भी एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, उन लोगों ने अपनी राइट्स के लिए डिमांड रखना शुरू कर दिया था। वो लोग नेशनल यूनिटी की बातें करने लग चुके थे, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी अरिस्टोक्रेट्स है ना, उनमें थोड़े बहुत प्रिविलेजेस पे उनको अबॉलिश कर देना चाहिए, यानी कि उनके प्रिविलेजेस को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने बात रखी कि उन्हें थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी तो मिलनी चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत तो उन पर अटेंशन दो तुम लोग। अब चलो हम बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। 19th सेंचुरी के आसपास लिबरलिज्म को और जो नेशनलिज्म का जो आइडियोलॉजी था वो लगभग इंटरलिंक्ड समझते थे कुछ लोग। उस वक्त के जो आम लोग थे, उन लोगों के लिबरलिज्म का मतलब क्या था, एक आम इंसान को बहुत से राइट्स मिलने चाहिए, साथ ही जो इक्वालिटी बिफोर लॉ होता ना, वो उसे मिलना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर 19th सेंचुरी में लिबरल्स ने भी अपनी डिमांड्स रखनी शुरू कर दी। उन लोगों ने कहा कि जितने भी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने कुछ देर पहले नेपोलियनिक कोड के बारे में बात की थी, उसने वुमेन्स के लिए बहुत ही बुरे काम किए। दैट मीन्स उनके स्टेटस को बहुत ही लो कर देता पहले टाइम के, यानी कि वो हस्बैंड्स और ब्रदर्स के कंपैरिजन में बहुत ही लो हो चुकी थी और वो उन पर डिपेंड कर चुकी थी। उनकी राइट्स के लिए जो फाइट हुई थी, जो भी स्ट्रगल हुई थी, उसमें नॉन प्रॉपर्टी मैन ने उनका हेल्प किया था, जिनके पास में ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी। इसका रीज़न तुम लोग समझ चुके होंगे कि या वो है कि उनके पास भी राइट्स नहीं है एंड उनके पास भी राइट्स नहीं, तो फिर दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे ताकि उनको राइट्स मिल सके। एंड अगर हम इकोनॉमिक स्टेटस से देखें या फिर इकोनॉमिक विजन से देखें, तो भी ये मैटर करता है क्या कि जो लिबरल्स थे उनकी सोच क्या थी, जितने भी ट्रेड बैरियर्स है उन सबको हटा देना चाहिए, साथ में जितने भी गुड्स एंड कैपिटल्स की जो सेल होगी उनमें भी टैक्सेस कम करने चाहिए। एंड ऐसा उन लोगों ने क्यों बोला, उसका एक रीजन था। नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी जर्मनी के जो भी स्टेट था या फिर किंगडम था, उसके अंदर 39 कॉन्फेडरेशंस या फिर बोलते तो 39 स्टेट्स हुआ करती थी। एंड उन सब की मेन प्रॉब्लम क्या थी, उन सब की डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज एंड डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स भी हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडर फर्स्ट स्टेट से 25th स्टेट तक उसको जाना अपने माल की डिलीवरी करने के लिए, लेकिन क्या होता है बीच बीच में उसको टैक्सेस देने पड़ते थे ट्रेड बैरियर्स की वजह से। एंड सबकी अलग अलग करेंसीज का नॉलेज भी उसको होना चाहिए। इसमें जितना उसको प्रॉफिट होता उससे ज़्यादा तो उसको ट्रेड बैरियर्स में टैक्सेस देने पड़ते, जिसमें बहुत ही लॉस हुआ करता था। तो इसी के चलते प्रूसिया के कुछ लोगों ने एंड साथ ही जर्मनी की हेल्प के साथ में एक ग्रुप फॉर्म हुआ, जिससे वो यूनियन ऑफ ट्रेड यूनियन या फिर कस्टम यूनियन भी कह सकते, एंड उसका नाम था ज़ोल्वेरिन। इनके डिमांड्स थी कि ट्रेड यूनियंस जो ट्रेड बैरियर्स है ना, उन सबको हटा देना होगा एंड करेंसीज को 30 से बस 2 तक ही सीमित रखना होगा। इसका जो ज़ोल्वेरिन ट्रेड यूनियन या फिर कस्टम यूनियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बन सकता है। चलो, हम लोगों ने लिबरल्स के बारे में तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में। वही कंजर्वेटिव्स जो कि हिस्ट्री और अपने कल्चर एंड उन सबको प्रोटेक्ट या फिर प्रिजर्व करने के लिए जाने जाते थे। जब साल 1815 में नेपोलियन को 4 देशों या फिर बोलते यूरोपियन पावर ने मिलकर हराया था, जो कि थे ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तब उसके बाद में यूरोप में थोड़े बहुत चेंजेस करने थे। उसी वक्त ये जो कंजर्वेटिव्स थे, इन लोगों ने डिमांड रखी थी जो मोनार्की है, चर्च है, सोशल हायरार्कीज है, रॉयल फैमिली और उनकी जो प्रॉपर्टी, उन सबको प्रिजर्व करके रखना होगा। एंड उनका कहना था कि जो कंजर्वेटिज्म है उसी से ही सोशल पावर और भी ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रांग बन सकती है, इसी से ही उनके स्टेट का भला हो सकता है। साथ ही उन लोगों ने डिमांड रखी कि उनको मॉडर्न आर्मी चाहिए, न्यू ब्यूरोक्रेसी चाहिए एंड न्यू एंड इम्प्रूव्ड इकोनॉमी चाहिए, जिसको बोलते थे डायनामिक इकोनॉमी। साथ ही फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश करना चाहिए। इतनी सारी डिमांड्स उन लोगों ने रख दी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था, बोलने से थोड़ी ना होता, उसको करके दिखाना भी पड़ता है।
अब जब इन सब लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हरा ही दिया था वाटरलू में, तब उसके बाद में जो यूरोप की जो कंट्रीज या फिर जितनी भी एरिया उस नेपोलियन ने एनेक्स की थी या फिर कॉन्कर की थी, उसके सेटलमेंट तो करना ही था ना। तो सारे लोगों ने कहा कि भाई हम एक कांग्रेस को होस्ट करेंगे या फिर मीटिंग होगी। कांग्रेस यानी कि उस टाइम की मीटिंग वो हुई थी वियना में, ट्रीटी ऑफ वियना भी उससे कहते हैं। उसको होस्ट किसने किया था? ऑस्ट्रियन चांसलर, जिसका नाम था ड्यूक मैटरनिच। इंपॉर्टेंट नेम है और इंपॉर्टेंट पोजिशन है, नाम याद रख लेना। जो ट्रीटी ऑफ वियना था उसमें अंदर बहुत सारे चेंजेस किए थे, जैसे कि जो भी नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए थे ना, उन सबको वापस रिस्टोर करना होगा, यानी कि जितना कुछ उसने बदलाव किए थे उसको वापस पुराने की तरह ही करना होगा। आई गेस तुम लोग समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो उसके चलते क्या हुआ, जो बर्बन फैमिली थी ना, उसको वापस रिस्टोर कर दिया, उसको वापस वाका राजा बना दिया गया था। जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते उनको दबा के रख दिया गया था, लेकिन फिर से उनको पावर मिल गई थी, वो किंग लुइस 16 वाली फैमिली। अब लुइस 16 तो मर गया था, लेकिन उसके जो भी वंशज लोग थे उन लोगों को वापस वाका राजा बना दिया गया था। एंड नेपोलियन के अंदर जितनी भी एरिया उन लोगों ने ऑक्यूपाई किया था फ्रांस ने, वो सब वापस उन लोगों को देना पड़ा था। कॉन्कर किए गए एरिया को कैसे उन लोगों ने डिवाइड किया था वो उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, लेकिन जो जर्मनी के जो 39 कॉन्फेडरेशन थे उनको अनटच्ड रखा गया था। जैसे कि राजा का रूल वापस आ चुका था, यानी कि कंजर्वेटिव पॉलिसी जो थी वो लागू हो चुकी थी। उसके चलते वो ऑटोक्रेटिक थे, यानी कि अपने रूल्स बनाते थे और किसी की बात नहीं सुनते थे। अगर कोई भी उनको क्रिटिसाइज करता तो उनको दबाकर रख देते थे। एंड अगर कोई भी उनके सामने प्रोटेस्ट करता, क्रिटिसाइज करता, तो फिर ये लोग सेंसरशिप लगा देते, जिसके चलते कोई भी न्यूज़पेपर, मैगजीन, सॉन्ग जो भी उनके खिलाफ कुछ बोलता उसको सेंसरशिप के जरिए ये बंद कर सकते थे, ताकि आम लोगों तक ये बात ना पहुंच सके। एंड जितने भी चेंजेस चल रहे थे उसके चलते बावजूद भी जो लिबरल्स लोग थे उनको फिर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर कर रहा था कि वापस आपको चेंजेस लाने, जो कि पुराने टाइम में थे। इन कंजर्वेटिव्स के आने के बाद में अगर कोई भी रिवॉल्यूशनरी था जो भी कुछ नए चेंजेस मांगता था, उसको एक कह सकता आप टेररिस्ट टाइप कंसिडर किया जाता था उन लोगों की नजरिए में। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी कुछ ऐसा करेगा ना वो मोनार्कियल के लिए खतरे की बात होगी। एंड लोगों को बताया गया था कि जितने भी रिवॉल्यूशनरीज है वो सब हमारे लिए खतरे की तरह ही है, यानी कि उनकी हेल्प नहीं करनी होगी आप लोगों को। बट जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे उन सब ने कहा कि हमें एक नेशन स्टेट बनाना जरूरी हमारी जीत के लिए। अब इटालियन रिवॉल्यूशन के लिए एक इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर जिसका नाम है जियोजेपी मजीनी, उसने एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया था। इसका बर्थ हुआ था साल 1807 में जेनोआ के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, पहले से मैं बोल देता हूँ। इसने साल 1831 में लाइजूरिया के अंदर एक रिवॉल्ट करने की कोशिश करी थी, उसके चलते इसको देश से निकाल दिया गया था। एंड जब इसको देश निकाल दिया गया था तब इसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज भी फॉर्म की थी, या फिर बोलो तो डिस्कवर की थी, जिनका नाम था दी फर्स्ट यंग सोसाइटी, यंग इटली, जो कि थी मर्सेल्स में इनने फॉर्म की थी। एंड दूसरा यंग यूरोप, जो कि इसने बर्न में फॉर्म की थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। इसकी पार्टी बहुत ही फैली हुई थी, यानी कि अलग अलग देशों से इसके मेंबर्स थे, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, ईटीसी। जो मजीनी थे ना, उसने सोचा था कि भगवान ने देश बनाया, यानी कि नेशन है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है मैनकाइंड की, यानी कि अगर देश नहीं होंगे तो फिर ये दुनिया नहीं चल सकती। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर इटालियन आज़ादी चाहिए या फिर इटालियन लिबर्टी चाहिए तो उसके लिए नेशन फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। एंड नेशन फॉर्मेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है अपने यूनिफिकेशन। दैट मीन्स छोटे छोटे किंगडम्स को मिलाकर एक बड़ा सा देश बनाना, जो कि होता है यूनिफिकेशन। एंड उसने कहा कि जो हमारा सोशल ऑर्डर है उसका सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो है ड्यूक मैटरनिच, क्योंकि इसी इंसान ने तो कांग्रेस में होस्ट किया था एंड इतना कुछ बुरा काम किया, जो कि था ट्रीटी ऑफ वियना अकॉर्डिंग टू हिम। आई एम सॉरी, मजीनी ने ऐसा नहीं बोला था, बल्कि मैटरनिच ने बोला था जियोजेपी मजीनी को कि भाई वो गलत इंसान है। मैटरनिच ने बोला उसको, ना कि उसने। ठीक है, करेक्शन कर लेना। मजीनी की मॉडल्स को फॉलो करते हुए बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज बनी थी, या फिर बोलो सीक्रेट ग्रुप्स बने थे, जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम में एंड वगैरह देशों में। उन देशों के नाम यहाँ पर लिखे गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, पहले से बोल देता हूँ। सुनाओ पार्ट नंबर 3, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। इसमें हमें पता चलता है कि जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म था उस वो बहुत ही सक्सेस प्राप्त कर चुका था। क्यों? पूरे यूरोप के कॉन्टिनेंट में बहुत सारे स्ट्रगल्स एंड रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुके थे। इनका मेन गोल था वो था नेशन मेकिंग या फिर यूनिफिकेशन, जिसके चलते छोटे छोटे किंगडम्स को अलग नहीं बल्कि उनको एक करके एक पूरा नया नेशन फॉर्म करना था। ऐसा हमें जर्मनी के, इटली के और ऑटोमन एम्पायर एंड सो ऑन इन सब के केसेस में देखने को मिलता है। हुआ क्या था, ये सब लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत हाई लेवल पे चल चुकी थी। इसके चलते एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों ने इनका सपोर्ट दिया, साथ ही ये सब स्ट्रगल स्टार्ट हो चुके थे। इनमें भले टीचर हो, प्रोफेसर हो, क्लर्क हो या फिर कोई भी हो, सब लोगों ने साथ दिया था, तभी ये कुछ हो सका। सबसे पहले ऐसा इवेंट हुआ था फ्रांस के अंदर। जी हाँ, फ्रांस के अंदर।
साल 1830 में जुलाई के महीने में ऐसा हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था, बर्बन फैमिली को वापस हटा दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को रीइस्टेब्लिश किया था और वहां पर जो उनका लीडर या फिर बोलते हेड बना दिया गया था लुइस फिलिप को। जुलाई के इस मूवमेंट के बाद में और भी लाइट कैसे लगी आपको पता है, जो ब्रुसेल्स था वहां पर भी स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से अलग हो चुका था बेल्जियम। ये सारा सिनेरियो देखने के बाद में ड्यूक मैटरनिच ने एक बार बोला था, अगर फ्रांस ठीक भी देना पूरे यूरोप को सर्दी लग जाएगी। दैट मीन्स छोटा सा भी अगर मूवमेंट फ्रांस में स्टार्ट होगा तो वो पूरे यूरोप को ही हिला के रख देगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत यादगार चीज है जो कि अभी भी लोगों को इंस्पायर कर रही थी, उसी की तरह ये अब हो गए तो फिर और कुछ होना भी बाकी नहीं या फिर बहुत कुछ हो सकता है, उसने ऐसा बोला था। अब हम पढ़ेंगे कि उन लोगों ने, पुराने जमाने के लोगों ने कैसे नेशनलिज्म की भावना को जगाने की कोशिश की थी। आपके क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि राइट एनी 5-3 पॉइंट्स टू एक्सप्लेन कि कैसे नेशनलिज्म को उन लोगों ने फैलाया था या फिर स्प्रेड आउट किया था। फर्स्ट था रोमांटिक प्लेस का यूज करना, जैसे कि सॉन्ग्स, फोल्क डांसेस एंड सो ऑन, इन सब का यूज किया था। क्यों? क्योंकि कल्चर ही इंसान के अंदर की वो नेशनलिज्म की भावना को जगा सकता है। जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे एंड जितने भी पॉइट्स थे उन सब ने लोग बोला कि भाई साइंस एंड रीजन ये सब फालतू की बात है, जो भी जरूरी है वो है आपका कल्चर। अगर कल्चर है तो फिर आप सब यूनाइट हो सकते हो। इसीलिए उन सब लोगों ने फोर्स दिया था फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क डांसेस, स्टोरीज एंड सो ऑन, इन सब पे फोर्स दिया था। एंड इसी से ही उनके अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना आ सकती है, यानी कि उनका सेम कल्चर होगा तो फिर वो सब खुद को सेम ही तो मानेंगे। एक रोमांटिक आर्टिस्ट था जो कि एक जर्मन फिलोसोफर भी था, उसका नाम था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। उसने एक बार बोला था, अगर आपको जर्मनी के लोगों के बारे में जानना है तो फिर आपको बुक्स में देखने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन इंसान, कोई भी आम इंसान को उठा के देख लो, वो आपको बता सकता कि जर्मनी आखिर किस चीज के लिए स्टैंड करती है। फोल्क सॉन्ग्स एंड फोल्क डांस, इसने भी उन पर ही फोर्स दिया कि इनसे ही पता चलता है कि वो एक नेशन के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं। पहला पॉइंट था कल्चर, ट्रेडिशन, सॉन्ग्स ईटीसी एंड दूसरा पॉइंट था उनकी लैंग्वेज। लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा इश्यू हो सकता है। जैसे अपने इंडिया में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस थे, लेकिन यूरोप के नेशंस में थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस कॉमन थी। उसी की तरह कोई भी इंपॉर्टेंट पुरानी लैंग्वेज को उसने इस्तेमाल किया ताकि उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे। जैसे कि अपनी संस्कृत की वैल्यू बहुत कम हो चुकी, बहुत ही कम इसको बोलते, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, जो पुरानी लैंग्वेजेस है उनको यूज करो ताकि नेशन की स्पिरिट जाग सके। एंड जैसे कि आपको पता, लैंग्वेज यूज की जाती है बहुत सारे बड़े मैसेजेस को कन्वे करने के लिए, वो भी सिंपल भाषा में, इन सिंपल वे। सो फिर लैंग्वेज तो होना ही चाहिए आपके उस पॉइंट में। पहला तो कल्चर, सॉन्ग्स एंड दूसरा ये लैंग्वेज। आई गेस इस तरीके से आप 2-3 पॉइंट्स तो बना ही लोगे एंड थोड़े बहुत पास तो कर ही लोगे आप लोग। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं हंगर, हार्डशिप एंड दी पॉपुलर रिवॉल्ट्स के बारे में। 1830s के बाद में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हो चुका था पूरे यूरोप के अंदर। जैसे कि वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था फ्रांस के अंदर, उसी के साथ ही इकोनॉमिक डिप्रेशन भी स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो चुकी थी पूरे यूरोप के अंदर। पॉपुलेशन ग्रो होगी तो फिर जॉब भी तो चाहिए होगी ना लोगों को, एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत कमी पड़ चुकी थी, उसके चलते हार्डशिप बहुत ही बढ़ चुकी थी। लोग भूख के चलते मर रहे थे, उनको जॉब भी नहीं तो फिर खाएंगे क्या, पैसे क्या कमाएंगे। उन जगहों के छोटे छोटे टाउन्स में जो भी बिजनेस चलता था, फिर कोई भी छोटा सा काम, उनको बहुत ही ज्यादा कंपटीशन फेस करना था इंग्लैंड के लोगों से। क्यों? वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी पीक पे पहुंच चुकी थी, वहां पर स्टार्ट हो चुकी थी, तो फिर वहां पर ज्यादा लोग जाते थे ना कि यहाँ पर थे। तो फिर आप समझ सकते हो कि कैसा उनका हाल चल रहा होगा बिजनेस माइंड से। जैसे कि आपको पता, यूरोप के अंदर ऑटोक्रेसी यानी कि राजा का रूल या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि उन पे बहुत ही अत्याचार करता बिना कुछ सोचे समझे, तो फिर वहां पर तो उनका ही राज होगा ना। तो फिर जो किसान लोग थे उनके पास चारा नहीं था, उनको तो अपने फ्यूडल्स ड्यूस देने पड़ते थे, यानी कि टैक्सेस। आप समझ सकते हो, एक तो इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, उसके ऊपर से थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी नहीं हुई, तो क्या होगा, प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे। इसी के चलते यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलिज्म चल चुका था, यानी कि छोटी सी चीज के भी बहुत ज्यादा प्राइसेस स्टार्ट हो चुके। ईयर 1848 भी कुछ ऐसा ही रहा था। इसमें फूड शॉर्टेजेस बहुत बढ़ चुके थे, जिसके चलते फूड प्राइसेस अल्टीमेटली हाई हो चुके थे। एंड टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो तो कुछ ज्यादा ही हो चुकी थी। उसका मेन रीजन था ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड जिन बेचारों के पास जॉब थी ना, उनकी जॉब भी छीन ली गई होगी। इसके चलते पेरिस के सारे लोग, लगभग सारे लोग रोड पर आ चुके थे, बहुत ही गरीब हो चुके थे। एंड इसके चलते फ्रांस के अंदर इमरजेंसी लग चुकी थी। जो लुइस फिलिप था ना, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का हेड, वो भी भाग चुका था इन सर्कमस्टेंसेस के चलते हुए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखते हुए नेशनल असेंबली ने एक प्रोक्लेम कर दिया कि आज से फ्रांस एक रिपब्लिक नेशन बन चुका है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है। साथ ही किसी भी फॉरेन कंट्री की जरूरत नहीं है हमें, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं।
एंड उन लोगों ने घोषणा कर दी कि आज से 21 प्लस सारे मेल्स लोगों को राइट टू वोट मिलेगा बिना किसी पैसे दिए हुए। अब चलो हम बात करते हैं साल 1848 में लिबरल्स के एक रेवोल्यूशन के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि लोग गरीब हो चुके थे, भूखे हो चुके थे एंड बहुत ही तंग हो चुके थे। इसके चलते हुए उन लोगों ने बहुत सारे रिवॉल्ट्स किए थे, प्रोटेस्ट किए थे। साथ ही एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने भी प्रोटेस्ट अपना अलग से करना शुरू कर दिया था। फरवरी 1848 से ही जो मोमेंट स्टार्ट हुए, जो भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए, उससे क्या हुआ, मोनार्की वापस हटा दी गई। यानी कि जो मोनार्क था, उनका रूलर था, उसने रिजाइन कर दिया था। एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क। साथ ही एक रिपब्लिक नेशन मिल चुका था फ्रांस। फ्रांस एक रिपब्लिक नेशन बन चुका था जिसमें यूनिवर्सल मेल सफ्रेज लागू हो चुका था, वही राइट टू वोट वाला। अब फ्रांस से चलते हुए जर्मनी की थोड़ी सी बातें कर लेते। जर्मनी के जो लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज गैदर हुई एंड उन्होंने कहा कि हम फ्रैंकफर्ट के एक शहर में जाएंगे एंड वहां पर जर्मन नेशनल असेंबली में वोट देंगे। एंड 18 मई 1848 में वो सब गए फ्रैंकफर्ट। वहां पर एक पार्लियामेंट को बनाया। वो कहाँ पर था, सेंट पॉल के एक चर्च में। उनमें 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी उनके साथ में थे। लिबरल्स ने ये सब पूरे यूरोप में काम करना शुरू कर दिया था। इसी के साथ प्रूसिया का जो राजा था उसको भी ऑफर किया गया था एंड उसका नाम था विलहेल्म फोर। उसको क्राउन ऑफर किया गया था लेकिन कुछ कंडीशंस पे, लेकिन उसने मना कर दिया एंड बाकी मोनार्क्स को रूल कर लिया था। रूल तो नहीं, उनको ज्वाइन कर लिया था, जैसे मोनार्क्स यानी कि किंग्स को ज्वाइन कर लिया था बाकी यूरोप के कंट्रीज के। एंड उन सब मोनार्क्स ने मिलकर इलेक्टेड असेंबली को बहुत ही ज्यादा ओपोज करना शुरू कर दिया था। जो पार्लियामेंट था, जो असेंबली थी, उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, यानी कि वो डोमिनेंट थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आम लोगों ने उनका विश्वास उठ गया, आम लोगों से उनका विश्वास उठ चुका था। फिर आम लोगों ने क्या किया, उन लोगों को डिसबैंड कर दिया, उनको हटा दिया था। फिर आखिर में ट्रूप्स को बुलाया गया, यानी कि सैनिकों को बुलाया गया एंड उनको भगा दिया गया। इस समय पता चला कि आम आदमी की शक्ति क्या होती है। हम समझते हैं कि आम आदमी कुछ कर नहीं सकता, लेकिन देख रहे हो आम आदमी से कितने सारे चेंजेस हो सकते हैं सोसाइटी में। साल 1848 के बाद ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऐसे चेंजेस होने लग गए जो कि वाकई ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स ने ऐसे चेंजेस लॉन्च किए, या फिर बोले तो मैं ऐसे चेंजेस स्टार्ट कर दी जो कि 1815 से पहले, यानी कि नेपोलियन के टाइम में जो थे वो ही वापस स्टार्ट हो चुके थे। और साथ ही हर्ट्सबर्ग एम्पायर या फिर हर्ट्सबर्ग डोमिनियन के साथ ही रसिया के पार्ट्स में उन लोगों ने बॉन्डेड लेबरिंग को भी बैन कर दिया था या फिर अबॉलिश कर दिया था। साथ ही सर्फडम को भी अबॉलिश कर दिया था। साल 1867 में हंगेरियंस को इन लोगों ने बहुत सारे राइट्स देने शुरू कर दी, ऑटोनॉमी देनी शुरू कर दी। किन लोगों ने, हेड्सबर्ग रूलर्स ने। एंड नाउ पार्ट नंबर 4, विजुअलाइजिंग द नेशन। इस पार्ट में हमें बताया गया कि जैसे कि बहुत सारे लोग हर एक ट्राई करते थे नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, उसी की तरह 18th एंड 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट लोग थे, उन्होंने सोचा कि अगर नेशन को रिप्रेजेंट करना है तो फिर कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता ना, क्योंकि नेशन के अंदर बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि हम नेशन को पर्सोनिफाई करेंगे, यानी कि एक पेंटिंग बनाएंगे जो कि नेशन को रिप्रेजेंट करेगी। एंड एक फीमेल फिगर को चूज किया गया जिसे वो लोग एलिग्री ऑफ द नेशन कहते थे, यानी कि वो नेशन को रिप्रेजेंट करेगी। फ्रांस की एलिग्री ऑफ द नेशन है, उसका नाम है क्रिश्चियन मरियन। जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है वो लोग आप लोग देख लेना, ठीक है। एंड जर्मनी की एलिग्री है, उसका नाम है जर्मेनिया। उनके कुछ ऑब्जेक्ट्स है आसपास एंड उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनको रिप्रेजेंट क्या करते हैं वो लोग, वो यहाँ पर नीचे लिखा, उससे आप रीड आउट कर सकते हो। एंड लर्न करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज हु नो, क्या पता कि भाई अगर वन वर्ड में क्वेश्चन आ गया तो। नाउ पार्ट नंबर 5, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। जैसे मैं पता, यूरोप में नेशनलिज्म बहुत ही फैल चुकी थी, यानी कि बहुत सारे नेशंस बन रहे थे। लेकिन क्या हुआ, 1871 के बीच में एक एरिया था जो कि था जियोग्राफिकली कॉन्फ्लिक्टेड एरिया, जहाँ पर बहुत तरह के अलग अलग तरह के लोग रहते थे, बहुत वेरिएशंस थी एंड उस वहाँ पर बहुत ही एथनिक ग्रुप्स रहते थे, जिसे हम बोलते बाल्कन एरिया या फिर बाल्कन रीजियन। वहां पर बहुत सारे देश हैं जो कि प्रेजेंट डे में रोमेनिया, अल्बेनिया, ग्रीस, ईटीसी। एंड वहां पर मोस्ट ऑफ द एरिया ऑक्यूपाई किया था ऑटोमन एम्पायर, जो कि आज के टाइम में बहुत ही छोटा है एंड उसे हम टर्की के नाम से जानते हैं। वहां पर रहने वाले जो भी इनहेबिटेंट्स थे उन्हें हम बोलते या फिर वो लोग बोलते थे स्लेव्स। उसी के टाइम में क्या हुआ था, यूरोपियन वॉर स्टार्ट हो चुकी थी एंड उनका मेन गोल था अपने एरिया को ऑक्यूपाई करना, कॉलोनीज एक्सपेंड करना, ट्रेड को भी एक्सपेंड करना, अपनी आर्मी को बहुत ही लंबा चौड़ा एंड बहुत ही माइटी बनाना। सो क्या बाल्कन प्रॉब्लम्स थोड़ी देर के साइड हो चुकी थी एंड उनका भी मेन था कि उनको भी बाल्कन एरिया चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करना ही तो गोल होता ना सबका। बट किसे पता था ये सब वॉर्स क्या करेगी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को अपनी राह देगी, यानी कि इसी के चलते ही इंपेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म की साथ में मिलते यूरोप बहुत ही तबाही मच चुकी थी। वहां पर 1914 से स्टार्ट हो चुकी थी दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो भी एरिया यूरोपियन पावर्स ने कॉन्कर किया था, उसको ऑक्यूपाई किया था, वो सारे कंट्रीज ओपोज करने लगे थे इस इंपेरियलिज्म को, यानी कि वो जो भी इंपेरियलिज्म कर रहे थे, रूल कर रहे थे, उसे इंपेरियलिज्म बोलते हैं। आई गेस आप लोग समझ रहे होंगे, जितने भी एंटी इंपेरियल मोमेंट्स चल रहे थे वो सब नेशनलिस्ट लोग ही कर रहे थे। एंड उनका यही मूड था, एंटी इंपेरियल, यानी कि इन रूल्स को हटाना, इन नेशंस को हटाना यहाँ से, एंड अपने नेशन फॉर्मेशन करते रहना, यूरोपियन पावर्स को रास्ते से हटाना एंड इंडिपेंडेंट नेशंस को फॉर्म करना ही इनका मेन गोल हुआ करता था। नाउ फाइनल पार्ट नंबर 6। वैसे आपकी बुक में आपको पार्ट नंबर 6 देखने को नहीं मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस, स्ट्रगल्स एंड वॉर्स है वो सब अलग अलग पार्ट्स में दी हुई, तो मैंने क्या किया, इन सबको एक्सट्रैक्ट करके एक डिफरेंट सा पार्ट ही बना दिया, ताकि अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लो तो फिर आप इजीली ले सको एंड सब कुछ समझ में आ जाए। सो फर्स्ट है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो वॉर हुई थी इसके बाद में एजुकेटेड लिबरल्स या फिर एजुकेटेड एलीट लोग तो कि जो पूरे यूरोप में थे ना, उन सब के अंदर एक फीलिंग आ गई कि हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। 15th सेंचुरी तक ग्रीक है ना ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, एंड ये वॉर स्टार्ट हुई थी साल 1821 में, जब ग्रीक में फर्स्ट टाइम वॉर हुई थी। जितने भी पॉइट्स लोग थे ना, उन लोगों ने बहुत बड़ा चढ़ाकर बता दिया कि जो यूरोप है ना उसका एक पालना, यानी कि क्रेडल ऑफ यूरोप है ग्रीक, यानी कि बोल सकते सबसे पहले स्टार्ट यहाँ पर ही हुआ था यूरोप का, अकॉर्डिंग टू दी पॉइट्स। एंड जो ग्रीक वॉर हुई थी इसने सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रेरित किया था, इंस्पायर किया था कि हमें एक मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ वॉर करनी है, मुस्लिम्स को हराना है एंड अपने देश को आजाद करना है। इवन एक इंग्लिश पोइट था, उसका नाम था लॉर्ड बायरन, उसने भी कहा कि मैं भी लेके जाऊंगा वॉर में। इसने थोड़ी बहुत पोएम्स भी लिखी थी एंड वॉर पे भी गया था। बीच में क्या हुआ, ये ना 1824 में बीमार हो गया, फीवर के चलते ये मर गया था। फाइनली साल 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई एंड उसके चलते ग्रीस आजाद हो चुका था। फर्स्ट तो कंप्लीट। दूसरा है पोलैंड स्ट्रगल विथ लैंग्वेज। जैसे कि आपको पता है लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनलिज्म के लिए, तो वैसा ही पोलैंड में भी कुछ ऐसा हुआ था। पोलैंड वैसे कोई ज्यादा पुराना देश नहीं है, वैसे क्या हुआ था 18th सेंचुरी में जब नेपोलियन हार गया था ना, तभी इसको अलग से पार्टीशन करते गया था इसका। तो फिर आम लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ अगर नेशनलिज्म की भावना जगाने की हम एक देश के मेंबर से, एक देश के सिटीजन से, तो फिर बस सॉन्ग्स ये सभी काम कर सकते थे, सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड लैंग्वेज। कारोल कुरपिंस्की नाम का कोई एक इंसान था, उसने भी ओपेरास में जाकर बहुत सारे म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स किए, जिसके चलते लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना जग चुकी थी। जब रशियन लोगों ने उस पर कॉन्कर कर लिया था, यानी कि पोलैंड को अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया था, तब उन लोगों ने क्या किया था कि जो लैंग्वेज है ना वो हटा दी गई थी सारे स्कूल से एंड उनकी लैंग्वेज उन पे इम्पोज कर दी थी। साल 1831 में उन रशियंस के खिलाफ भी एक वॉर चल चुकी थी, वो भी लैंग्वेज के बेस्ड पर। पोलैंड की जो लैंग्वेज थी वो है पोलिश, वो कि चर्चेस में बहुत यूज की था, जब भी कोई लोग गैदर होते थे तब ये लोग उसी लैंग्वेज का यूज किया करते थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि रशियन लैंग्वेज उन पे इम्पोज हो चुकी थी, तो फिर हार्ड सिचुएशन तो होगी ही ना उन लोगों के लिए कन्वर्सेशन के लिए। जब लैंग्वेज ही पॉलिश नहीं होगी तो फिर इनका कल्चर कैसे ट्रांसफर होगा न्यू जनरेशन में। तो फिर इसके चलते क्या हुआ, नेशनल स्ट्रगल में लैंग्वेज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब पता नहीं पोलैंड जीता या फिर हारा, ये तो नहीं बताया, बस यही बताया कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस। नाउ नंबर 3, द रिवॉल्ट ऑफ सिलेसिया। साल 1845 में जो वीवर्स थे सिलेसिया के, उन लोगों का काम क्या था, कोई भी अगर उनको प्रोडक्ट मिलता था, कोई भी ऑर्डर मिलता था, तो फिर उनको काम करना था। लेकिन क्या हुआ, अचानक से जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उन्होंने उसकी पेमेंट्स लो कर दी, यानी कि जो पहले थी उससे बहुत ही लो कर दी। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक रिवॉल्ट कर दिया जाए। जो सिलेसिया का जो गांव था, वहाँ पर लगभग 18,000 लोग रहते थे एंड उनका मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन क्या था, सिलाई का ही काम था उनका। तो आप समझ सकते हो कि कैसा मतलब कि उनको लगा होगा कि उनकी मेन ऑक्यूपेशन ही यही एंड उनकी पेमेंट कम करी तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो क्या हुआ, 4 जून को वो गए, जो मैंसन्स के महल थे ना कॉन्ट्रैक्टर्स के, वहां पर गए एंड कुछ डिमांड्स रखी कि हमारी जो वेजेस है उसको हाइक कर दिया जाए। शायद उन लोगों की बातें नहीं मानी गई होगी, तो फिर वहां पर गए एंड जितने भी कपड़े थे ना उन सबको वो फाड़ दे, ताकि हमारा तो भला नहीं होगा, तुमको भी पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ सोच के गए थे वो। पहले से जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ना वो सब डर के भाग गए दूसरे गांव में, लेकिन उनको मना कर दिया। फिर क्या, वो आर्मी के साथ आए एंड लगभग 11 वीवर्स को वहां पर गोली मार दी गई थी। इसी के साथ ही कंप्लीट होता है। नाउ नंबर 4, जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन एंड इटली यूनिफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी के तो कोई बात नहीं, पर इन दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मेरे टीचर्स बोला करते थे। साल 1848 के वक्त जितने भी जर्मन कॉन्फेडरेशन के जो स्टेट्स थे ना, लोगों ने सोचा कि हम सबको यूनाइट हो जाना चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों ने ऐसा सोचा था एंड उनको एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट उनको रूल करेगा। बट उनके आइडिया को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इनको रोका गया। किसने रोका था, मोनार्क्स ने एंड प्रूसिया के लैंड ओनर्स जिनको बोलते थे
जंकर्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये याद रख लेना। फिर उसके बाद में जो प्रूसिया था ना, उन लोगों ने कहा कि हम जिम्मेदारी लेंगे, हम यूनिफिकेशन करेंगे। तो फिर क्या, प्रूसिया का जो सीएम था ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये इंपॉर्टेंट नेम है, उसने कहा कि उसको आर्किटेक्ट बनाया गया कि ये जो प्रोजेक्ट है उसके जिम्मेदार मैं हूं, मैं इसको यूनिफिकेशन करूंगा। अपने ब्यूरोक्रेसी के साथ में उसने मिलकर ये किया था। लगभग 7 साल तक वॉर चली थी, 3 वॉर्स हुई थी, डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ एंड फ्रांस के साथ, एंड तीनों में ही प्रूसियन आर्मी विजयी रही, यानी कि उनकी विक्ट्री हो चुकी थी। सो प्रूसिया की विक्ट्री के साथ ही जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में वर्सेल्स में एक सेरेमनी रखी गई एंड जनवरी 1871 में वहां के एक राजा था, उसका नाम था केसर विलियम वन, उसको जर्मनी का एम्परर बना दिया गया था, यानी कि वहां का बादशाह बना दिया था। वर्सेल्स के हॉल ऑफ मिरर्स में बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, ऑटो वन बिस्मार्क भी था एंड केसर विलियम को वहां पर उनका राजा बना दिया गया था। नाउ नंबर 5, द इटली यूनिफिकेशन। जो आज हम इटली देख रहे हैं ना, वो पहले बहुत सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स या फिर बोलो छोटे छोटे एम्पायर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था एंड साथ ही मोस्ट ऑफ द एरिया तो हैब्सबर्ग एम्पायर के ही अंडर था। 19th सेंचुरी में वो लगभग 7 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था। किस किस का रूल था, कौन सी जगह पर, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको रीड आउट कर सकते हो, टाइम बचेगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, उसका नाम है जियोजेपी मजीनी, बोला था ना, तो वो वापस आ चुका। साल 1830 से उसने इटली में रिपब्लिक घोषित करने के लिए बहुत ही उसने काम किया था। 1831 एंड 1848 में जो उसके रिवॉल्ट्स थे वो थोड़े बहुत फेल्ड हो चुके थे। सार्डिनिया पिएडमोंट का जो रूलर था यानी कि विक्टर इमानुएल टू, उसके ऊपर जिम्मे आ चुका था कि उसको अब इटली को यूनिफाई करना है। अब उनका भी एक सीएम था, उसका नाम था कैवोर, वो इटालियन जो बोलता था उससे बेटर तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी वॉर्स हुई थी जिसके चलते वो इटली का यूनिफिकेशन कर पाए थे। ऑस्ट्रियन फोर्सेस को उन लोगों ने 1859 में डिफीट कर दिया था। साल 1860 में वो साउथ इटली में गए थे एंड बाकी जो किंगडम था यानी कि स्पेनिश रूलर्स का, वो वापस से भगा दिया था, यानी कि जो लोकल लोग थे उन लोगों का सपोर्ट किया था। आम आदमी फिर से आम आदमी जो चाहे वो कर सकता है। एंड साल 1861 में विक्टर इमानुएल टू को वाकर राजा बना देगा था, यानी कि इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था। वापस इसको रीड आउट कर लेना ताकि आप समझ सको। नाउ फाइनल नंबर 6, द केस ऑफ ब्रिटेन, जिसे हम लोग यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन कहते हैं ना, वो कोई परफेक्ट नेशन नहीं है, बल्कि बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स की जगह, जैसे कि वहाँ पर वेल्स रहते हैं, इंग्लिश लोग रहते हैं और स्कॉटलैंड के लोग रहते हैं एंड इवन आयरिश लोग रहते हैं। साल 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन लागू हो चुका था, उसके चलते हुए इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड का फॉर्मेशन हो चुका था, वो सब यूनाइट हो चुके थे एंड जो पार्लियामेंट था ना, वहाँ पर मोस्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन्स थे, वो वहाँ पर। नाउ टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट डेट्स, एक तो आपके बुक में आपको लोगों को मिल जाएगी एंड दूसरी मैंने खुद ने ही बनाई है। मेरी वाली का आप स्क्रीनशॉट ले लेना एंड बुक वाली तो आप पढ़ ही सकते हो। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें थोड़ी सी कम है एंड मैंने थोड़ी सी ज्यादा डेट्स लिखी है, तो फिर आप दोनों को प्रेफर कर सकते हो। बट मैप वर्क की बात करें तो फिर इस चैप्टर में कुछ भी मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि क्वेश्चन वाला अगर पूछेगा ना तो नेशनलिज्म इन इंडिया से ही पूछेगा। बट तो भी हम लोगों को रिस्क नहीं लेने का है, तो फिर जर्मनी एंड इटली का मैप आप लोग देख लीजिएगा एक दिन पहले एग्जाम से, ठीक है, तो कि आपको ताज़ा ताज़ा याद रह सके, कुछ भी पूछे तो फिर आप आंसर कर सकोगे। इसी के साथ ये बड़ा सा 1 शॉट वीडियो ओवर होता है एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। सो गुड बाय लेजेंड्स, मिलते अगले एपिसोड में।